नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 यानी भरण पोषण के संबंध में न्यायालय द्वारा मांगे जाने वाले शपथ पत्र को कैसे भरा जाएगा। इस शपथ पत्र के द्वारा ही भरण पोषण में मांगे जाने वाली धनराशि का निर्धारण होगा। यह शपथ पत्र दोनों पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जाएगा। तो आइए जाने यह भरा कैसे जाएगा। तो यहाँ पे उस पक्षकार का नाम लिखा जाएगा जिसकी ओर से यह दाखिल किया जाना है। यदि पति द्वारा दाखिल किया जाना है तो उसका नाम, और पत्नी द्वारा दाखिल किया जा रहा है तो उसका नाम। उम्र क्या है, निवास स्थान, यह सब आप यहाँ पे आधार कार्ड देख के भरेंगे। व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, जिसकी ओर से दाखिल किया जाना उसका नाम, उसकी आयु क्या है, शैक्षणिक व व्यावसायिक योग्यता क्या है, व्यवसाय आखिर क्या है, प्रार्थी का वर्तमान निवास वैवाहिक आवास है या पैतृक आवास है या पृथक निवास है, विवाह की तिथि यानी विवाह किस वर्ष में हुआ था, या आप दिनांक, महीना व साल के साथ यहाँ पे लिखेंगे। पृथक रहने की तिथि और अवधि यानी कब से अलग रह रही है या रह रहा है और कितने साल हो गए हैं। अब अन्य विधिक कार्रवाई एवं भरण पोषण भत्ते का विवरण, या जैसे पक्षकारों के मध्य पूर्व की कोई विधिक कार्रवाई है तो उसका विवरण लिखेंगे यहाँ पे। क्या पूर्व के किसी मामले में भरण पोषण के संबंध में कोई आदेश पारित किया गया, यदि हाँ तो उसका विवरण और आदेश की प्रति इस फॉर्म के साथ लगाएंगे। क्या पूर्व के भरण पोषण के आदेश की पालना की जा रही है या नहीं, यदि नहीं तो एरियर राशि का विवरण यहाँ पे लिखेंगे। क्या भरण पोषण के संबंध में पूर्व में कोई स्वैच्छिक प्रबंध किया गया है या नहीं, यदि हाँ तो उसका विवरण यहाँ पे लिखेंगे। अब आश्रित परिजनों का विवरण यहाँ पे लिखेंगे, यानी जिसके द्वारा यह फॉर्म भरा जा रहा है उस पर डिपेंड कौन है, यानी उस पर आश्रित कौन है, उसका विवरण यहाँ पे लिखना होगा। अब पक्षकारों या आश्रित परिजनों का चिकित्सीय विवरण, क्या कोई पक्षकार किसी मानसिक या शारीरिक निर्योग्यता या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, यदि हाँ तो उसके संबंध में होने वाले व्यय एवं मेडिकल रिकॉर्ड का विवरण। क्या किसी पक्षकार पर आश्रित परिजन किसी मानसिक या शारीरिक निर्योग्यता या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है, यदि हाँ तो उसके संबंध में होने वाले व्यय एवं मेडिकल रिकॉर्ड का विवरण। यहाँ पे आपको अगर जैसा जो आपके आश्रित हैं यानी जिस पक्षकार द्वारा यह फॉर्म भरा जा रहा है उस पर आश्रित होने वाला व्यक्ति अगर बीमार है या उस पर दवाई पर होने वाले खर्चे के संबंध में रिकॉर्ड यहाँ पे लगाना होगा। पक्षकारों के बच्चों का विवरण, पक्षकारों के वर्तमान विवाह, वैवाहिक संबंध, पूर्व विवाह से हुए बच्चों का विवरण यहाँ पे लिखना होगा। आश्रित बच्चों के भरण पोषण के लिए आवश्यक राशि जैसे भोजन, कपड़े और चिकित्सा व्यय हेतु जितनी खर्च होती है वो लिखेंगे यहाँ पे आप। शिक्षा और समान व्यय हेतु जो खर्चा होगा वो लिखेंगे। अतिरिक्त शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण हेतु। क्या किसी बच्चे के संबंध में पूर्व में कोई स्वैच्छिक प्रबंध किया हुआ है, यदि हाँ तो उसका विवरण भी यहाँ पे आपको लिखना होगा, यानी जिसके द्वारा यह शपथ पत्र दिया जा रहा है। आय का विवरण यदि नियोजित है, जैसे नियोजक का नाम, पद, मासिक आय, नवीनतम वेतन प्रमाण पत्र, पे स्लिप, सैलरी बैंक खाते की प्रति यहाँ लगानी होगी। वेतन के साथ मिलने वाले अन्य लाभ व भत्तों का विवरण लिखना पड़ेगा यहाँ पे। क्या विपक्षी आयकर अदा करता है, यदि हाँ तो निम्न आयकर विवरणिका की प्रति यहाँ पे संलग्न करनी होगी। जैसे विवाह से 1 वर्ष पूर्व का, पृथक्करण से 1 वर्ष पूर्व का और भरण पोषण का आवेदन प्रस्तुत करने के समय का।
अन्य आय स्रोत जैसे किराया, ब्याज, शेयर, डिबेंचर, एफडीआर, म्यूचुअल फंड, स्टॉक, कृषि या व्यवसाय से प्राप्त आय यदि कोई हो तो उसका विवरण एवं संबंधित रिकॉर्ड यहाँ पे आपको लिखना होगा। गत 3 वर्षों में विपक्षी द्वारा सभी बैंक या पोस्ट ऑफिस या सहकारी समितियों में संधारित खातों एवं उनमें जमा राशि का विवरण भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब बात आती है संपत्ति का विवरण। स्व अर्जित संपत्ति यदि कोई हो तो उसका विवरण यहाँ पे लिखेंगे। विवाह पश्चात पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति का विवरण यहाँ पे लिखेंगे। पैतृक संपत्ति यदि कोई हो तो उसमें विपक्षी के अंश का विवरण लिखेंगे, यानी उसका अंश कितना है। कब्जे की अन्य अचल संपत्तियों यदि कोई हो तो उनका विवरण यहाँ पे लिखेंगे। लोन यदि कोई है तो उसका विवरण लिखना पड़ेगा। विवाह के दौरान या उसके बाद प्राप्त ज्वेलरी का संक्षिप्त विवरण लिखना पड़ेगा। विवाह के पश्चात अंतरित संपत्ति का विवरण और अंतरण का कारण। देयताओं का विवरण जैसे लोन, चार्ज, मॉर्गेज या अन्य देयताएं। ईएमआई का विवरण वार्षिक उधार ली गई राशि और उसकी अदायगी के संबंध में वर्तमान स्थिति। अन्य कोई विवरण जो उचित समझा जाए उसका जिक्र आपको यहाँ पे करना होगा। स्वरोजगार व्यवसाय में लगे पक्षकार का विवरण जैसे कि रोजगार, व्यवसाय, कार्य का संक्षिप्त विवरण और उसकी प्रकृति जैसे व्यक्तिगत, भागीदारी, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त परिवार या कंपनी आदि के रूप में। उक्त रोजगार व्यवसाय कार्य से प्राप्त होने वाली मासिक आय क्या है। उक्त रोजगार व्यवसाय कार्य की देयताएं क्या है। कंपनी की दशा में अंतिम ऑडिट बैलेंस शीट जो लाभ व हानि को प्रदर्शित करे। पार्टनरशिप फर्म या व्यक्तिगत व्यवसाय की दशा में अंतिम आयकर रिटर्न प्रस्तुत करें। यहाँ पे ये सभी विवरण आपको लिखने होंगे। यदि पक्षकार कृषक है तो उसके संबंध में विवरण, यानी अगर पक्षकार खेती करता है तो उसका विवरण भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। स्वामित्व की कुल भूमि का क्षेत्रफल या कुल भूमि की में अंश जैसे जमाबंदी, म्यूटेशन की प्रति साथ लगानी होगी। भूमि कहाँ स्थित है, भूमि की प्रकृति क्या है। यदि भूमि कृषि योग्य है तो उस पर बोई जाने वाली फसल का विवरण लिखेंगे। यदि भूमि कृषि योग्य नहीं है तो उसका जिस कार्य में उपयोग किया जा रहा है उसका विवरण। गत 3 वर्षों में कृषि भूमि से प्राप्त आय का विवरण। लीज इत्यादि के आधार पर स्वामित्व से भिन्न किसी भूमि का यदि उपयोग किया जा रहा है तो उसका विवरण यहाँ पे आपको लिखना होगा। पशुपालन, पशुओं की संख्या और इससे प्राप्त होने वाली मासिक आय का विवरण। भूमि के विरुद्ध यदि कोई लोन लिया गया है तो उसका विवरण लिखना होगा। भूमि पर यदि कोई देयता है तो उसका विवरण। आय का अन्य कोई स्रोत है तो उसका विवरण। अन्य कोई आवश्यक सूचना जो प्रासंगिक है उसका भी विवरण यहाँ पे आपको लिखना होगा। अन्य कोई वैवाहिक पक्षकार स्पाउस है तो उसका विवरण, नाम, पता, शैक्षिक, व्यावसायिक योग्यता, आय का स्रोत यदि कोई है तो और आय का विवरण। चल अचल संपत्ति और देयताएं यदि कोई है तो उसका विवरण यहाँ पे आपको लिखना होगा। अन्य कोई आय, व्यय, देयता और संपत्ति हो तो उसका विवरण या कोई प्रासंगिक तात्विक तथ्यों का अंकन हो तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। उक्त समस्त तथ्यों कथनों के संबंध में दस्तावेजों की प्रतियां लगानी होंगी। अब यहाँ पे आखिरी वाले पेज में जहाँ आप घोषणा करते हैं कि मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैंने समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली अपनी आय, व्यय, संपत्ति व देयताओं के संबंध में पूर्ण और सही विवरण दिया है और इनके अलावा मेरे पास कोई आय, संपत्ति, व्यय व देयताएं नहीं हैं। मैं यह अंडरटेकिंग देता हूँ, ये देती हूँ कि मेरे रोजगार, संपत्ति, आय, व्यय या शपथ पत्र में दी गई किसी भी सूचना में कोई तात्विक परिवर्तन होता है तो मैं न्यायालय को सूचित करूँगा या करूँगी। मैं यह समझता या समझती हूँ कि यदि शपथ पत्र में कोई गलत तथ्य या
कथन किया गया है तो न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा ऐसा कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 199 सपठित 191 और 193 जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने से सजा का प्रावधान है और धारा 209 जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा का प्रावधान है कि अपराध का गठन भी करता है जिसके संबंध में मेरे विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। मैं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 199, 191, 193 और 209 को पढ़ व समझ चुकी हूँ या चुका हूँ। यहाँ पे स्थान दिनांक लिखेंगे। घोषणाकर्ता यानी जो पक्षकार जिसके द्वारा यह शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा रहा है उसका हस्ताक्षर होगा और सत्यापन, फिर सत्यापनकर्ता का हस्ताक्षर। यह फॉर्म यानी यह शपथ पत्र भरने के बाद इसमें जिस पक्षकार द्वारा यह शपथ पत्र न्यायालय में जमा किया जा रहा है उसका बयान लगेगा और साथ में यह शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष दाखिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता में लगने वाले शपथ पत्र को कैसे भरा जाएगा। तो ऐसी वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।